नमस्ते बच्चों, सबको नमस्ते भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है रिलेटिव प्रोनाउंस, है ना। रिलेटिव प्रोनाउंस, देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है। हु, whom, which, that। ठीक है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। आपको देखकर ध्यान आ गया होगा कि लास्ट क्लास में हमने जब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे तो उसमें भी हु, whom और which लिखे हुए थे। उसमें व्हाट भी था जो यहाँ नहीं है, और यहाँ दैट है वो वहां नहीं था। ठीक है, अब आपको बेसिक बात यह समझनी है कि जो हु, हुम और विच है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी है और रिलेटिव प्रोनाउंस भी है। जब हम इनका यूज करते हैं सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, तो हम इन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। सॉरी, जब हम इनका यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन वर्ड, तो हम इनको कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब हम इनका यूज करते हैं सेंटेंस में कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए, तब हम इन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस में जो कल हमने डिफरेंस डिस्कस किया था कि जैसे हु है, इसका यूज सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट होता है, मतलब ये नॉमिनेटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है। हुम का यूज एज एन ऑब्जेक्ट होता है। विच और दैट का यूज जो होता है वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से इनका यूज हो जाता है। उसके अलावा एक और डिफरेंस है, क्या कि हु और हुम का यूज हम करते हैं पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए। विच का यूज जो होता है वो बेसिकली हम थिंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, दैट का यूज हम थिंग्स और पर्सन्स दोनों के लिए कर सकते हैं। तो ये एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, क्या कि हु और हुम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होने वाले हैं। हु सब्जेक्ट के रोल में यूज होता है, हुम ऑब्जेक्ट के रोल में यूज होता है। विच का यूज हम करते हैं थिंग्स के प्रोनाउन के तौर पर, मतलब थिंग्स के लिए इसका यूज किया जाता है, और चाहे वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी का भी रोल सेंटेंस में प्ले कर सकता है। दैट जो होता है उसको हम सेंटेंस में थिंग्स या पर्सन्स किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसको हम थिंग्स या पर्सन्स किसी के लिए भी एज ए प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, और सेंटेंस में वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी के रोल में भी हो सकता है। तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस हो गया इन रिलेटिव प्रोनाउंस में। रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक बेसिक बात हम लोग और समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन या ऐसे लिखते हैं, द मैन हु हेल्प्ड यू द मैन whom you helped there is my friend। ठीक, अब यहां पर ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसको एक बार समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चंस तो करेंगे डिस्कस। whom you helped there, आप देखेंगे तो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, whom you helped there। ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इसमें हमारे पास
यहाँ एक वर्ब है हेल्प्ड, उस वर्ब के लिए हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किया है देयर, उस वर्ब का सब्जेक्ट हमने यूज किया है यू, ठीक है। और ये जो रिलेटिव नाउन हमने होम यूज किया ये है ऑब्जेक्ट हेल्प्ड वर्ब का। तो होम यू हेल्प्ड ये एक क्लॉज है, इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो खुद एक क्लॉज है, इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। जो क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं तो उनको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। तो whom you helped there ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ऐसी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जिनका सबऑर्डिनेटर कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता है उनको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। ये हु हुम विच दैट ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक। बाकी जो बचा रह गया है, अब आपके क्यूरियोसिटी होगी कि बाकी जो बचा रह गया ये क्या है। जैसे ये द मैन है, इज माई फ्रेंड है, तो आप पढ़ के समझ गए होंगे द मैन सब्जेक्ट है, इज माई फ्रेंड उसका प्रेडिकेट है, और ये जो हमने लिख रखा है, ठीक है, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं, सेंटेंस में मॉडिफायर का एडजेक्टिव का काम करती हैं। एक चीज, एक दो छोटी छोटी बातें और जो ध्यान रखनी वो ये जो हमने होम यूज किया है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अपने से पहले लिखे गए किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो होम है इसका यूज किया गया है इससे पहले लिखे गए नाउन द मैन के लिए। तो हम ये कहेंगे कि जो द मैन है वो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जो हमें क्लियर कर लेने हैं पहले ही, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इनमें से किसी को कुछ कहना पूछना है तो पूछ लो। इतनी देर में मैंने आपको क्या समझाया कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं भाई, हु, होम, विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होते हैं वो यहाँ पे थ्योरेटिकली आपके सामने लिखे हुए हैं। जब हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन एक रिलेटिव क्लॉज बनाता है जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है और सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक। whom you help there ये रिलेटिव क्लॉज है। द मैन इज माई फ्रेंड ये मेन क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज में जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो अपने से पहले लिखे गए किसी नाउन या प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में या उसके रेफरेंस में यूज हो रहा होता है। तो जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए हम उसका यूज करते हैं उसे हम उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। तो जो द मैन है वो एंटीसीडेंट है और होम उसका रिलेटिव प्रोनाउन है, या यूं कह लो कि होम रिलेटिव प्रोनाउन है और द मैन उसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पहले, उससे पहले यूज हुआ वर्ड जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं वो एंटीसीडेंट होता है, ठीक। तो एंटीसीडेंट क्या है, रिलेटिव क्लॉज क्या है, ये सब हमें समझना है। अब ये बेसिक सी बातें समझ में आ जाती हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये वैसे हमने बेसिक्स में भी डिस्कस कर रखा है, आप सबको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन हु यू सॉ देयर वाज अ थीफ। दूसरा हमने लिखा, द मैन whom saw you there was a thief। ठीक है। अब ये दो स्टेटमेंट्स लिखे, इन दोनों स्टेटमेंट्स में आप देखोगे हु सॉ यू देयर ये हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है, ठीक है। whom saw you there ये एक रिलेटिव हमने क्लॉज लिखी है, ठीक। ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। बाकी जो बचा रह गया जिसको हम अंडरलाइन नहीं कर रहे वो मेन क्लॉज है। द मैन वाज अ थीफ, द मैन वाज अ थीफ ये मेन क्लॉज है, ठीक।
अब वैसे तो आसान तरीके से भी समझा जा सकता है, कोई ज्यादा टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पहला सेंटेंस हमने लिखा है, इसमें लिखा यू सॉ देयर, तुमने उसे वहां देखा और वो चोर था। तो अगर हम देखें तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम ऐसे लिख सकते हैं, यू सॉ अ मैन देयर, यू सॉ अ मैन देयर, तुम वहां एक व्यक्ति से मिले। सॉ का मतलब मिलना भी होता है, ठीक है। द मैन वॉज अ थीफ, द मैन वॉज अ थीफ, और जिससे तुम वहां मिले वो एक चोर था। ठीक, ऐसे लिखेंगे। द मैन हुम सॉ यू देयर, जिसने तुम्हें वहां देखा वो चोर था। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे में लिखना पड़ेगा, अ मैन सॉ यू देयर, एक आदमी तुम्हें वहां मिला, द मैन वॉज अ थीफ, अब हमें कैसे पता चला यही मीनिंग है? तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो, ये जो हमने सॉ वर्ब लिखी है ना दोनों सेंटेंसेस में, इससे पहले हमने यू लिख रखा है, तो यू इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। यहां पर इसके बाद हमने लिख रखा है यू को, तो यू इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक। तो अगर यू इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो फिर ये जो हुम है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर यू इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो हु इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये जो हु हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रोल में। किसके लिए यूज हो रहा है? वो यूज हो रहा है मैन के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम ऐसे लिख देंगे यू सॉ अ मैन। तो यहाँ पे जो हु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैन को। हु ऑब्जेक्ट है तो मैन भी ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हुम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्जेक्ट को। यूज किसके लिए हुआ? मैन के लिए, तो यहाँ पे मैन भी सब्जेक्ट हो गया। मतलब ये जो मैंने अलग अलग दो सेंटेंस लिखे ये इसलिए लिखे जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो होल सेंटेंस बनता है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग कुछ ऐसा होता है, यू सॉ अ मैन देयर, तुम एक आदमी से वहां मिले, द मैन वाज अ थीफ, और वो आदमी जिससे तुम मिले वो चोर था। अ मैन सॉ यू देयर, एक आदमी तुम्हें वहां मिला, द मैन वाज अ थीफ, और वो आदमी जो मिला वो चोर था, ठीक है। अब यहां जब जब हम ये बात जान चुके हैं कि जो हु हमने यहाँ पर यूज किया है वो ऑब्जेक्ट के रोल में यूज हो रहा है इस रिलेटिव क्लॉज में, तो फिर हमें उसका ऑब्जेक्टिव केस हुम लिखना चाहिए। जब हमें ये पता चल गया कि जो हुम हम यूज कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन वो यहाँ पे सॉ वर्ब के लिए सब्जेक्ट के रोल में यूज हो रहा है, तो फिर उसको हु लिखना चाहिए। तो एक तो रिलेटिव क्लॉजेस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस में उनका रोल, ठीक है, एंटीसीडेंट का आइडेंटिफिकेशन, और हु और हुम में से किसका यूज करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी, हालांकि वो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस थे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन था, लेकिन वही यहाँ पे भी ध्यान रखना कि भाई अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हु लिखिए, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हुम लिखिए, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा मोहन इज द पर्सन whom they can solve it। दूसरा, the old man who everyone thanked has written this book, ठीक है।
यू आर द actor whom we believe will be given the award। अब देखो, वैसे तो हु और हुम को पहचानना बहुत आसान होता है कि भाई हमें हु लिखना है या हुम लिखना है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आप देखो सेंटेंस में कि जो रिलेटिव क्लॉज है, उस रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रोल में है, ऑब्जेक्ट के रोल में है। ठीक है, कई बार कुछ सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं, जैसे ये है क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं। तो आप इनको एक बार पढ़िए, पढ़कर समझिए और देखिए क्या आपको इनमें समझ में आ रहा है, कुछ सही गलत और आ रहा हो समझ में तो बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। इन सेंटेंसेस को पढ़िए, समझिए और देखिए क्या इनमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो उसको करिए। अब देखो, एक मैं आपको और तरीका बताता हूँ, आसान तरीका होता है हु और हुम के क्वेश्चंस को समझने का। यहां पर आप देखेंगे कि हमने वर्ब यूज की है इज, और इस वर्ब के साथ इसका हमने सब्जेक्ट लिखा है मोहन। ठीक है, फिर एक वर्ब हमने यहां पर यूज किया से वर्ब के साथ हमने उसका सब्जेक्ट लिखा है दे। फिर एक वर्ब हमने यहां पर और लिखी है कैन सॉल्व। अब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर हमने ये वर्ब लिखी है तो इसका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है इसका सब्जेक्ट कौन है। या तो इसका सब्जेक्ट ये द पर्सन नाउन होगा या ये होम प्रोनाउन होगा। द पर्सन नाउन जो है वो सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि वो इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। भैया इस हमने जो लिंकिंग वर्ब लिखी है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट है द पर्सन नाउन है। तो अगर द पर्सन नाउन इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है तो कहने का मतलब जो हम कैन सॉल्व वर्ब लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट ये होम हुआ। ये जो होम है ये यूज तो पर्सन के लिए ही हो रहा है, लेकिन पर्सन डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता था क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये होम प्रोनाउन उसकी जगह सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो होम है वो उस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए। यहां पर आप देखोगे हमने एक वर्ब लिखी है थैंक्ड। ये वर्ब वन है। इस वर्ब वन का जो सब्जेक्ट है वो एवरीवन है, तो वो वर्ब वन है और इसका ये सब्जेक्ट वन है। फिर हमने यहां पर एक वर्ब लिखी है हैज रिटन, ये वर्ब टू है। अब उस वर्ब टू का भी कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। अब उसका सब्जेक्ट हम किसे माने, द ओल्ड मैन नाउन को माने या हु प्रोनाउन को माने। तो देखो, अगर हम हु प्रोनाउन को उस हैज रिटन वर्ब का सब्जेक्ट मान लें तो फिर द ओल्ड मैन नाउन है, ये किसका सब्जेक्ट होगा। और ये द ओल्ड मैन जहां पे लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट ही हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है। तो किसी न किसी वर्ब का तो सब्जेक्ट ये भी होगा। यहां पर क्या था कि मोहन जो था वो इस वर्ब का सब्जेक्ट था। ठीक है, और होम जो है वो कैन सॉल्व वर्ब का सब्जेक्ट है। यहां पर अगर हम हु को हैज रिटन वर्ब का सब्जेक्ट मान लेते तो ओल्ड मैन किसका सब्जेक्ट बचेगा, फिर तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये जो द ओल्ड मैन है ना, हमें इसको सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया हैज रिटन वर्ब का। अब अगर ये हैज रिटन वर्ब का सब्जेक्ट हो गया तो हु क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट है तो किसी न किसी वर्ब का तो होगा ऑब्जेक्ट। तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये थैंक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक, फिर यहां जाओ, यहां हमने वर्ब लिखी आर। आर वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये आर वर्ब लिखी नहीं, वर्ब वन हो गई, तो इसका सब्जेक्ट हो गया यू। फिर हमने यहां पर एक वर्ब लिखी बिलीव, इस बिलीव वर्ब का सब्जेक्ट हो गया वी। फिर हमने एक वर्ब लिखी विल बी गिवन। अभी जो विल बी गिवन है वो पैसिव वॉइस में लिखी गई वर्ब है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। वर्ब चाहे एक्टिव वॉइस में हो पैसिव वॉइस में हो, सब्जेक्ट तो उसके साथ होना ही चाहिए। ऑब्जेक्ट भले ही एक बार में ना हो, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। तो जो विल बी गिवन वर्ब है इसका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। अब उसका सब्जेक्ट हम द एक्टर नाउन को माने या होम प्रोनाउन को माने। तो ध्यान देना, द एक्टर को हम सब्जेक्ट नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि द एक्टर जो है वो आर लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो उस विल बी गिवन वर्ब का सब्जेक्ट हमें इस रिलेटिव प्रोनाउन को मानना पड़ेगा। तो होम रिलेटिव प्रोनाउन इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। अब बात समझ में आई। तो जब ये होम उस वर्ब का सब्जेक्ट है तो फिर हु लिखना चाहिए। जब ये हु उस थैंक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो होम लिखना चाहिए। ठीक है, जब ये होम उस कैन सॉल्व वर्ब का सब्जेक्ट है तो हु लिखना चाहिए। बेसिक सी बात हमें ये ध्यान देनी है कि जो हु और होम पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके के होते हैं और उनको हमें समझ के सही करना है। और ये मुश्किल भी नहीं है। ये जो हमने तरीका यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई पहले आप वर्ब देख लो, ठीक है, फिर देखो उस वर्ब के साथ सब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा है। दे रखा है तो कौन है,
तो इस तरीके से पता चल जाता है कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिखा, द स्टोरी हु चलो द स्टोरी रहने दो। द स्टोरी हु was mentioned by him is true। ठीक है, दूसरा, man which delivered the parcel was old। तीसरा, I know the boy who parents called you yesterday। अब ये दो तीन सेंटेंसेस लिखे, एक बार इनको पढ़िए। एक मिनट बच्चों, चलो भाई इनको आप पढ़ो और समझो और आंसर बताओ। तीनों सेंटेंसेस पढ़िए, समझिए और देखिए कि इनमें कोई गड़बड़ हो सकती है, और अगर कोई गड़बड़ हो सकती है तो उसको हम क्या करेंगे सही हो जाए। चलो अब देखना एक चीज सभी लोग, यहां पर ये जो वॉज मेंशन्ड है ये वर्ब है, और ये जो हु है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, हु वॉज मेंशन्ड बाय हिम ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। चलो, द मैन विच डिलीवर्ड द पार्सल, डिलीवर्ड वर्ब है, द पार्सल वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और विच इसका सब्जेक्ट है। ठीक, द मैन वॉज ओल्ड हमारी मेन क्लॉज है। ठीक, अब यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो हु सब्जेक्ट होता है और हमने एज ए सब्जेक्ट ही लिख रखा है तो ठीक भी है, लेकिन ध्यान से देखो हु का एंटीसीडेंट कौन है, उसका एंटीसीडेंट है द स्टोरी। द स्टोरी पर्सन नहीं है, थिंग है, तो या तो हमें विच या दैट लिखना चाहिए। अभी विच लिख लो, दैट के यूजेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखो विच। द स्टोरी विच वॉज मेंशन्ड बाय हिम इज ट्रू। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान देनी है कि हु सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हु का एंटीसीडेंट कोई पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे हमने हु का एंटीसीडेंट बना के रखा द स्टोरी को, द स्टोरी पर्सन तो है नहीं, तो फिर वो गलत है, वहां पे आपको लिखना चाहिए विच। अगले में आ जाओ, फिर हमने लिखा विच डिलीवर्ड द पार्सल। अब ये विच हमने किसके लिए यूज किया, मैन के लिए, एंटीसीडेंट कौन है, मैन, तो मैन के लिए हमें विच नहीं यूज करना चाहिए, हु या हुम यूज करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत है तो हम हु लिख देंगे।
तो लिखो द मैन हु डिलीवर्ड द पार्सल वाज ओल्ड। अब अगले में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो थोड़ा सा ट्रिकी मसला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने वर्ब लिखी है कॉल्ड, उस कॉल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है यू, और उस वर्ब का सब्जेक्ट है पेरेंट्स। ठीक है, तो अब हमें ये सोचना है कि हु करेगा क्या। ना ये सब्जेक्ट के रोल में आ सकता है, ना ऑब्जेक्ट के रोल में आ सकता है। भाई सब्जेक्ट पेरेंट्स है, ऑब्जेक्ट यू है, तो फिर ये तो हु गलत है, तो क्या हम इसे हटा दें? ठीक है, तो हटाने से भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक कनेक्टर तो चाहिए ना, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज चाहिए। देखो, ये जो पूरा हमने लिखा है हु पेरेंट्स कॉल्ड यू यस्टरडे, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, इस रिलेटिव क्लॉज का एंटीसीडेंट है द बॉय। यहां पर एंटीसीडेंट था द मैन, यहां पर एंटीसीडेंट था द स्टोरी। तो हमें पता है जब हम कोई रिलेटिव क्लॉज लिखते हैं तो वो रिलेटिव क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हुई होती है जिसको हम उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो एंटीसीडेंट कौन है? द बॉय। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो चाहिए। अब हु हमने लिख भी रखा है, अब हु लिखें तो सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। हुम लिखें तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। तो अब क्या करेंगे सेंटेंस सही हो? ठीक है, तो पता है क्या करें? हुज कर दो। यहां पर एक वर्ड होता है हुज। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ना, द बॉय पेरेंट्स, हुज पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स? उस लड़के के पेरेंट्स। तो हमें यहाँ पर एक रिलेटिव डिटर्मिनर चाहिए। अब आपको ध्यान में रखना है कि हु और हुम जो है ये प्रोनाउंस है, ये काम करते हैं सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। हुज जो है वो रिलेटिव डिटर्मिनर है, पोजेशन का रिलेटिव डिटर्मिनर है, उसका भी यूज पर्सन के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हुज। आई नो द बॉय हुज पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स। तो ये जो हुज है ना डिटर्मिनर है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, लेकिन ये रिलेट कर रहा है बॉय को पेरेंट्स से, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि जो बॉय है उसके पेरेंट्स की बात हो रही है। तो हुज को हम कहेंगे रिलेटिव डिटर्मिनर, रिलेटिव डिटर्मिनर ऑफ पोजेशन। ठीक है, तो ये हुज का भी यूज थोड़ा सीखना है, कई बार हमें इसका भी यूज करना पड़ता है। एक आधे एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसी बात को। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई डोंट रिमेंबर द मैन whose they have invited। दूसरा, the boy house whom phone you have found lives in that house। I shall visit the house whose owner is your friend।
ठीक है, ये एक बार सेंटेंसेस देखिए तीनों, और देखो ये सही है गलत, और अगर गलत हो तो हम क्या करेंगे सही हो जाए। अब देखो बच्चों, जैसे ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है, आई डोंट रिमेंबर द मैन, ये तो मेन क्लॉज हो गई। अब ये जो है ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। द बॉय whom found you have found, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज हो गई, ठीक है। आई shall visit the house whose owner is your friend, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज हो गई, ठीक। यहां पर देखेंगे तो एंटीसीडेंट है द मैन, ये रिलेटिव क्लॉज मैन के लिए यूज हो रही है। यहां पर एंटीसीडेंट है द बॉय, यहां पर एंटीसीडेंट है द हाउस, ठीक है। चल, अब ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है, इसमें ध्यान से देखें तो हैव इनवाइटेड वर्ब है, दे वर्ब का सब्जेक्ट है, और हमें यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट की जरूरत है। हमें हुज डिटरमिनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटरमिनर तब यूज करते हैं हम जब हमारे पास कोई नाउन लिखा हो जिसको हमें डिटरमिन करना हो। यहाँ पर हमारे पास कोई नाउन नहीं जिसको हमें डिटरमिन करना हो, ठीक है, तो हमें डिटरमिनर की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है हैव इनवाइटेड वर्ब के ऑब्जेक्ट की। तो अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो यहाँ पे लिखो आप हूम, क्योंकि एंटीसीडेंट पर्सन है ना तो होम लिख देंगे, एंटीसीडेंट कोई थिंग होता तो हम विच लिख देते। तो हम लिखेंगे आई डोंट रिमेंबर द मैन whom they have invited, ठीक है। अगले में आ जाओ, whom phone you have found, यहां पर हम देखें तो have found वर्ब है, you इस वर्ब का सब्जेक्ट है, फोन जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तो जरूरत है नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास दोनों ही है, हमें एक डिटरमिनर चाहिए फोन नाउन के लिए। तो हमें यहाँ पर एक डिटरमिनर चाहिए हुज का रिप्लाई, जिससे ये पता चले कि वो फोन किसका है, ठीक है। तो होम की जगह हुज लिख दो, हुज फोन, जिसका फोन, ठीक है। तो ये सही हो गया, द बॉय हुज फोन यू हैव फाउंड, वो लड़का जिसका फोन तुम्हें मिला है वो उस घर में रहता है, ठीक। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे तो यहां पर इज वर्ब है, योर फ्रेंड इसका कॉम्प्लीमेंट है, इज लिंकिंग वर्ब है ना इसलिए, ओनर जो है वो इसका नाउन सब्जेक्ट है, और इसके साथ हमें डिटरमिनर चाहिए तो हमने हुज लिख दिया, ठीक है। द हाउस, कौन सा हाउस, हुज ओनर, जिसका मालिक तुम्हारा दोस्त है, ठीक। तो ये हमें लग रहा होगा ये सही है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया समझना, यहां पर क्या दिक्कत हो गई कि ये जो हु, हुम और हुज का यूज हम करते हैं वो हम पर्सन के लिए करते हैं, थिंग्स के लिए नहीं करते। थिंग्स के लिए हु और होम और हुज का यूज नहीं होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, हाँ पहली क्लास में, ठीक है। हु और होम का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, उसी तरीके से हुज का यूज भी हम पर्सन के लिए करते हैं। तो अगर हम हुज का यूज पर्सन के लिए करते हैं तो ये जो द हाउस एंटीसीडेंट है पर्सन तो है नहीं, ठीक है। यहां पर आप देखो एंटीसीडेंट कौन है, द बॉय, द बॉय जो है वो पर्सन है, तो उसके लिए हमने हुज यूज कर दिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो हाउस है, तो हाउस के लिए तो हुज गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे सही हो जाए, तो जो थिंग्स होती हैं उनके साथ हमें ऑफ विच का यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, ऑफ विच। तो हुज ऑनर की जगह लिखो द ऑनर ऑफ विच, तो हम लिखेंगे आई शैल विजिट द हाउस द ऑनर ऑफ विच इज योर फ्रेंड। तो ये सीखने वाली बात है, ठीक है, कि जब हमें पोजेशन शो करना होता है तो देखो विच और व्हाट पोजेशन नहीं शो करते, वो केवल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। पोजेशन के लिए हमें ऑफ विच का यूज करना पड़ता है, तो पर्संस के लिए हम हुज का यूज करते हैं, थिंग्स के लिए हम ऑफ विच का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखो द ऑनर ऑफ विच, बजाय के लिखने के हुज ऑनर लिखो द ऑनर ऑफ विच। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हमने लिखा, एक हमने फ्रेज लिखी, द कार हुज ड्राइवर,
ठीक है, दूसरी हमने लिखी द ड्राइवर हुज कार। तो ये जो हमने लिखा ना द ड्राइवर हुज कार, ये ठीक है, क्योंकि हमने हुज का यूज किसके लिए किया, ड्राइवर के लिए। ड्राइवर क्या है, पर्सन है, तो ये ठीक हो गया, द ड्राइवर हुज कार। ये जो हमने लिखा ना द कार हुज ड्राइवर, ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां पर हुज का यूज हमने किसके लिए किया, कार के लिए किया। कार पर्सन तो है नहीं, तो अगर कार पर्सन नहीं है तो उसके लिए हुज गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा द ड्राइवर ऑफ विच, द कार द ड्राइवर ऑफ विच। फिर चाहे इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करो, चाहे एज एन ऑब्जेक्ट यूज करो। ठीक, तो ये हुज का भी यूज हमें सीखना है, और साथ ही साथ में ये भी सीखना है कि हुज का यूज तभी करिए जब आपका एंटीसीडेंट पर्सन हो। अगर एंटीसीडेंट पर्सन नहीं हो, थिंग हो, तो फिर वहां पे हुज का यूज ना करें, वहां पे ऑफ विच का यूज करें। और देखिए अगला हमने सेंटेंस लिखा द टीचर punished the boy whom she found him talking in the library या in the class। दूसरा, I have taken the photo which it is in your phone। थर्ड, गलती से हो गया, इसको होम लिखना है। They had an opportunity but which they missed। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस देखना, यहां पर एक हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी, ये रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, इसका एंटीसीडेंट है द बॉय। यहां पर हमने एक रिलेटिव क्लॉज लिखी, इसका एंटीसीडेंट है द फोटो। यहां पर हमने एक रिलेटिव क्लॉज लिखी, जिसका एंटीसीडेंट है एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है,
तो यहाँ पे एंटीसीडेंट है द बॉय, यहाँ पे एंटीसीडेंट है द फोटो, और यहाँ पे एंटीसीडेंट है एन अपॉर्चुनिटी। चलो बताओ ये आंसर। अब देखो, ये जो हमने whom she found him talking in the class लिखा है ना, आप यहाँ पे देखना, ये जो फाउंड है ये वर्ब है, शी इस वर्ब का सब्जेक्ट है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो whom है ये भी ऑब्जेक्ट है ना। यहां पर इज वर्ब है, इन योर फोन ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट है, इट सब्जेक्ट है, और ये जो विच है ये भी सब्जेक्ट है, ये इनका एंटीसीडेंट फोटो हो गया ना। अब आपको सिर्फ समझना ये है, ये जो whom है ये बॉय के लिए यूज हो रहा है, और ये जो हिम है ये भी बॉय के लिए यूज हो रहा है, ये जो इट है ये विच है ये फोटो के लिए यूज हो रहा है, और इट जो है वो भी फोटो के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहां पर ये समझना है कि जो हिम है पर्सनल प्रोनाउन और जो whom है रिलेटिव प्रोनाउन, वो दोनों बॉय के लिए यूज हो रहे हैं। उसी तरीके से जो विच है रिलेटिव प्रोनाउन और जो इट है पर्सनल प्रोनाउन, वो दोनों फोटो के लिए यूज हो रहे हैं। अब जब हमने फोटो के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच को सब्जेक्ट बना लिया है रिलेटिव क्लॉज में, तो इट पर्सनल प्रोनाउन नहीं लिखना चाहिए था। उसी तरीके से जब हमने whom को ऑब्जेक्ट बना लिया है रिलेटिव क्लॉज में बॉय के लिए, तो फिर हिम नहीं लिखना चाहिए था। और अगर हिम लिखना है तो फिर whom नहीं लिखना चाहिए था, फिर कोई कंजंक्शन वगैरह अदर यूज कर लेना चाहिए था। तो हमें ध्यान ही देना है कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, ये कंजंक्शन के साथ साथ में प्रोनाउन होते हैं, दोनों रोल होते हैं। मतलब बेसिकली प्रोनाउन होते हैं जो सबऑर्डिनेटर का काम भी करते हैं, कंजंक्शन का काम भी करते हैं। तो जब हमने whom लिख दिया है तो फिर हिम नहीं लिखना चाहिए। whom जो है वो कंजंक्शन का और ऑब्जेक्ट का दोनों का काम करेगा। विच जब हमने लिख दिया तो वो कंजंक्शन सब्जेक्ट दोनों का काम करेगा, इट नहीं यूज करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कभी किसी एंटीसीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लेते हो, ठीक है, तो फिर पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज करना चाहिए। कई बार ऐसे पेपर में एरर आ चुके हैं जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज करा और साथ में पर्सनल प्रोनाउन भी यूज कर दिया। तो लिखो द टीचर पनिश द बॉय whom she found talking in the class. I have taken the photo which is in your phone. तो जब आप किसी एंटीसीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लेते हो तो फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट हमने लिखा दे हैड एन अपॉर्चुनिटी बट विच दे मिस्ड, कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो उन्होंने मिस कर दी। अब आप ध्यान से देखेंगे, मिस्ड वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, विच ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
और एंटीसीडेंट है अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे हमने कंजंक्शन बट लिख रखा है। अब हमें ध्यान ये देना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन भी होते हैं। तो अगर हमने विच यूज कर दिया तो इस बट की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट यूज कंजंक्शंस विद रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ में कंजंक्शन मत लिखा करो। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कंजंक्शन का भी काम करते हैं, तो उनके साथ हमें कंजंक्शन नहीं लिखना चाहिए। तो सीधे लिखो दे हैड एन अपॉर्चुनिटी विच दे मिस्ड। अगर आपको मान लो कंजंक्शन लिखना है तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन मत लिखो। मान लो मैं एक दूसरे तरीके से आपको ये बात समझाऊं तो आप ऐसे लिख सकते हो, दे हैड एन अपॉर्चुनिटी बट, अब जैसे हमने बट लिख दिया तो बट कंजंक्शन है, तो अब हम विच नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि विच जो होता है वो प्रोनाउन कंजंक्शन दोनों ही होता है। तो अगर हम विच यूज करेंगे तो हमें बट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर हम बट लिख रहे हैं तो विच नहीं यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, बट दे मिस्ड इट। तो हम विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हटा के उसकी जगह पर्सनल प्रोनाउन लिख देंगे इट। तो हम ऐसे लिखेंगे, दे हैड एन अपॉर्चुनिटी बट दे मिस्ड इट, बट दे मिस्ड इट। तो बट लिखोगे तो वो क्या है, कंजंक्शन है केवल, तो उसके साथ प्रोनाउन अलग से हमें इट लिखना पड़ेगा। तो इट पर्सनल प्रोनाउन है, बट जो है वो कंजंक्शन है। विच हम लिखेंगे तो हमें ना इट लिखना पड़ेगा ना बट लिखना पड़ेगा, क्योंकि विच जो है वो कंजंक्शन प्रोनाउन दोनों का ही काम करता है। तो कुल मिला के दो चीजें ऐसे समझना कि जब आप किसी एंटीसीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लेते हो तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन मत लिखो, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हो तो वो कंजंक्शन का भी काम करता है, उसके साथ में कंजंक्शन मत लिखो। कंजंक्शन लिखना है तो रिलेटिव प्रोनाउन मत लिखो, फिर पर्सनल प्रोनाउन लिखो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा, हु कम्स फर्स्ट shall get this prize। पढ़िए सेंटेंस को, सही करिए। ये सेंटेंस पढ़िए, कुछ समझ में आ जाए तो इसको सही भी करिए सभी लोग। अब पता है यहाँ पे क्या है, देखो समझना। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है हु को, वर्ब है कम्स फर्स्ट। अब हमें लिखा है कि सही हो गया, हु लिख दिया तब तो ठीक ही है फिर, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान देनी है कि जो हु है, ठीक है, जिसको आपने यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के लिखा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं तो वो क्वेश्चन में यूज होते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये लिखा गया स्टेटमेंट जो है, ये लिखा गया सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है, असर्टिव है, फुल स्टॉप लगा रखा है। तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हमें समझना ये है कि जब हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसका कोई ना कोई एंटीसीडेंट होता है। अभी हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग जब की थी रिलेटिव प्रोनाउन की, भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी अपने से पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है, और उस नाउन या प्रोनाउन को हम उसका एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली बात ये ध्यान देनी है कि जब हम कोई एंटीसीडेंट लिखते हैं, जब हम कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई एंटीसीडेंट जरूर होता है। यहां पे आप देखो हु का कोई एंटीसीडेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे हु का कोई एंटीसीडेंट नहीं है तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ कैसे? रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो किसी के रिलेशन में यूज हो रहा है, उसका यूज रिलेटिव है, तभी वो प्रोनाउन रिलेटिव कहा जाता है। तो अगर वो रिलेटिव है तो रिलेटिव टू व्हाट, किसके रिलेटिव, यहाँ पे तो वो मेंशन नहीं है, तो ये हमारा गलत है। अब हम इसको कैसे सही करें? तो हमारे पास दो तरीके। एक तरीका है कि आप इसके साथ कोई एंटीसीडेंट लिख दो, द पर्सन हु कम्स फर्स्ट शैल गेट दिस प्राइज, ठीक है।
या ऐसे लिख दो एनीवन हु कम्स फर्स्ट शैल गेट दिस प्राइज। तो मतलब आप इसके साथ कोई एंटीसीडेंट लिख दो तो ठीक हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, आप यूज करो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में आप लिख दो हुएवर, हुएवर कम्स फर्स्ट शैल गेट दिस प्राइज। ऐसे करके सही हो जाएगा। होता क्या है बच्चों, देखो जैसे हमने लिखा एनीवन हु, या हमने लिखा एनीवन whom, या हमने लिखा एनीथिंग which, या हमने लिखा एनीथिंग दैट। तो यहां पर आप जब ध्यान से देखोगे तो ये जो who whom which है और that है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस जैसा मैंने आपको बताया कि वो किसी के रिलेशन में यूज होते हैं, उनका यूज रिलेटिव होता है। तो कोई ना कोई एंटीसीडेंट होता है जिसके रिलेशन में वो यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हु का एंटीसीडेंट है एनीवन पर्सन, whom का एंटीसीडेंट है एनीवन पर्सन, विच का एंटीसीडेंट है एनीथिंग, ये थिंग हो गई। दैट का तो पर्सन या थिंग कोई भी हो सकता है, फिलहाल में हमने एनीथिंग लिख रखा है। ठीक, तो ये हमारे एंटीसीडेंट्स। अब होता क्या है कि अगर हम चाहें तो एनीवन हु लिखें, नहीं तो हम यहाँ पे लिख दें हुएवर। ठीक है, यहां पे लिख दें होम एवर, यहां पे लिख दें विच एवर, यहां पर लिख दें व्हाट एवर, या केवल व्हाट भी लिख सकते हैं अगर थिंग्स की ही बात कर रहे हैं तो व्हाट एवर है व्हाट। अब ये जो हमने लिखे हैं हुएवर है, हुमेवर है, विच एवर है, व्हाट एवर है, ये है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, हुएवर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, होम रिलेटिव प्रोनाउन है, हुमेवर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, विच एवर और व्हाट एवर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो ये जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनके साथ एंटीसीडेंट नहीं लिखना होता है, इनके साथ इनका एंटीसीडेंट अंडरस्टूड होता है। जब हम कभी किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात ना करके जनरल की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम वहां पे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस लिख सकते हैं। मान लो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, तब तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। द बॉय हु यू whom you helped there, ठीक है, और द एक्टर हु गेव यू ऑटोग्राफ। तो हमें वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा अगर हमारा एंटीसीडेंट कोई स्पेसिफिक पर्सन है। लेकिन जब हमारा एंटीसीडेंट कोई स्पेसिफिक पर्सन ना होके somebody अननोन या somebody जनरल होता है तो हम वहां पे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। हुएवर, हुएवर का मतलब जो भी, मतलब नॉट स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक है। तो अगर हमारा एंटीसीडेंट स्पेसिफिक है तब तो आप रिलेटिव प्रोनाउन ही यूज करोगे, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता दूसरा। लेकिन अगर आपका एंटीसीडेंट जनरल है, अनस्पेसिफिक है, तो हम वहां पे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। हुएवर जो भी, हुमेवर जिसे भी, विच एवर जो भी, ठीक है, तो हम इनका यूज करते हैं। अब या तो आप यहाँ पे लिखो एनीवन हु कम्स फर्स्ट शैल गेट दिस प्राइज, नहीं तो सीधे लिख दो हुएवर कम्स फर्स्ट शैल गेट दिस प्राइज। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूंगा, ध्यान रखना कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ लिखी गई जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस मॉडिफायर्स होती हैं, वो एडजेक्टिव का काम करती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ लिखी गई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती है वो नाउन का काम करती हैं। वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो नाउन होती हैं। तो ये जो हमने क्लॉज लिखी है ना, हुएवर कम्स फर्स्ट, ये ध्यान से देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका प्रेडिकेट है शैल गेट दिस प्राइज। तो ये टेक्निकल छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हमें ध्यान रखने चाहिए। आगे जब कभी हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं या ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं जो हमें डाउट क्रिएट करते हैं तो वहां पे ये क्लैरिटी काम आती है, ठीक है। कई बार बच्चों को ऐसा लगता होगा ये क्लैरिटी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है, हमें तो सीधे आंसर बता दो कि हुआ आएगा हुएवर आएगा हम रट मारेंगे, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं आता, बाद में जाके उलझोगे फिर, ठीक है। ये पढ़ना लिखना सब बराबर हो जाता है, इसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो ये क्लैरिटी साथ में लेते हुए चलो। रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ लिखे गए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस मॉडिफायर्स होती हैं, वो एडजेक्टिव का काम करती हैं, वो अपने एंटीसीडेंट को मॉडिफाई करती हैं। लेकिन जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ लिखे गए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस नाउन का काम करती हैं, वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना हुएवर कम्स फर्स्ट, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट है शैल गेट दिस प्राइज, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक दो क्वेश्चंस और इसी पे देख लेते हैं।
हमने एक क्वेश्चन लिखा, आई शैल हेल्प whom I find worthy। ठीक है, जो भी मुझे वर्दी लगेगा मैं उसकी मदद कर दूंगा, इसका मतलब ये हो गया। इसको तब तक सॉल्व करो। The city whichever he lives in is known to us। ठीक है, अब आप ये दो सेंटेंसेस देखो। यहां पर हमने लिखा आई शैल हेल्प whom I find worthy, मैं मदद करूंगा, किसकी मदद करूंगा? whom I find worthy। तो आप ध्यान से देखोगे ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, यहां पर फाइंड जो है वो हमारा वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, whom ऑब्जेक्ट है, और वर्दी जो एडजेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो तो अगर हम देखें तो ये सब सही लग रहा है कि भाई फाइंड वर्ब है, आई उसका सब्जेक्ट है, whom उसका ऑब्जेक्ट है, देन एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन ये फाइन नहीं, क्यों? इसमें दिक्कत ये है कि जो whom हमने यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट हैव एन एंटीसीडेंट। इसके साथ एंटीसीडेंट तो कोई है नहीं। शैल हेल्प जो हमने लिख रखा वो वर्ब है, वर्ब तो एंटीसीडेंट होगी नहीं प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। ठीक, तो ये गलत है। अब हम इसको कैसे सही करें? ट्रांसलेशन करते हैं तो सही लग जाता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सही करें? तो हमारे पास तरीके देखो क्या है। एक तो है आपको एंटीसीडेंट लिख दो, आई शैल हेल्प द पर्सन whom I find worthy, आई शैल हेल्प एनीवन whom I find worthy, ऐसे लिख दो। तो या तो कोई एंटीसीडेंट लिख लो अपने पास से, और नहीं तो क्या करो, इस whom को हटाओ, इसको कर दो whomever। ठीक है, आई शैल हेल्प whomever I find worthy। अब देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हमने शैल हेल्प लिखी है वर्ब है, आई इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये जो whomever के साथ हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये नाउन क्लॉज है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ लिखे गए क्लॉजेस जो होती है वो नाउन होती है, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है। जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये जो whomever हमने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है फाइंड वर्ब के लिए। ये जो whoever हमने लिखा है वो कम्स वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट में जब द सिटी विच एवर ही लिव्स इन इज नोन टू अस, वो शहर जिसमें भी वो रहता है हमें पता है, मतलब हमें पता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे विच एवर ही लिव्स इन तक केवल, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। द सिटी इज नोन टू अस, ये मेन क्लॉज है। ठीक, अब इसमें हमने क्या लिखा, विच एवर लिख दिया, लिव्स वर्ब है, ही वर्ब का सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है। ठीक है, और विच एवर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमें लग रहा है ठीक है, तो लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि विच एवर जो है वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब हमारे पास एंटीसीडेंट ना हो। यहां पर आप देखो द सिटी एंटीसीडेंट दे रखा है। ठीक है, तो अगर एंटीसीडेंट दे रखा है तो ये लिखना नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, हमें यहाँ पे ध्यान से देखो नाउन क्लॉज की नहीं एडजेक्टिव क्लॉज की जरूरत है। द सिटी इज नोन टू अस, ये हमारी मेन क्लॉज है, द सिटी इसका सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हमें एक मॉडिफायर चाहिए, तो हमें एक ऐसी क्लॉज चाहिए जो इस द सिटी एंटीसीडेंट को मॉडिफाई करे, इसको डिस्क्राइब करे। तो हमें एडजेक्टिव क्लॉज ही चाहिए, नाउन क्लॉज नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था तो नाउन क्लॉज, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए था तो नाउन क्लॉज, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। द सिटी सब्जेक्ट है, इज नोन टू अस उसका प्रेडिकेट है, हमें यहाँ पे एक मॉडिफाइड क्लॉज चाहिए जो सिटी को डिस्क्राइब कर दे। तो हमें रिलेटिव क्लॉज ही चाहिए, नाउन क्लॉज नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए विच एवर गलत है। दूसरी बात, विच एवर है, हुएवर है, हुमेवर है, इनका यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें कभी भी इंट्रोड्यूस करना हो
अनस्पेसिफिक एंटीसीडेंट को, मतलब हमारा जो एंटीसीडेंट है वो अनस्पेसिफिक हो, जनरल हो, तब हम इनका यूज करते हैं। यहाँ पे जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है। लिखा ना द सिटी, तो कोई पर्टिकुलर सिटी है उसकी बात हो रही है। आगे लिखा भी इज नोन टू अस, हमें उसके बारे में पता है, तो वो स्पेसिफिक सिटी है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अगर वो स्पेसिफिक है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन लिखो विच, ये विच एवर हटाओ, तो ये आंसर हो गया। तो कुल मिला के ये जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन आज से डिस्कस करना शुरू किया है, रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आने वाली क्लासेस में भी अभी हम रिलेटिव प्रोनाउंस को ही कवर करेंगे। आप इनका बढ़िया से अपना रिवीजन करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, जो भी हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में इनके डिटेल्ड नोट्स बनाएं। कोई छोटा मोटा डाउट कंफ्यूजन क्वेरी आती है तो सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, ऐसे डाउट्स जो लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले हैं उनको हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो जो व्हाट्सएप पर रिप्लाई करने वाले हैं उनको मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। कुल मिला के प्रोनाउन चैप्टर को सीरियसली लेना है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। ठीक, तो अभी आज रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट हो गया है, आने वाली क्लासेस में भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस को ही पढ़ेंगे और फिर कंप्लीट तो हो ही जाएगा कभी ना कभी। ठीक है, बाकायदा बात यह है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझें, याद रखें, उसके डिटेल नोट्स बनाएं, मेहनत करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू।